हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम, जैसे कि कल मैं फ्रांस की क्रांति के बारे में बता चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से वो क्लास हुई और विद क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी वाइज मैंने आपको समझाया, बिल्कुल पॉइंट वाइज मैंने आपको समझाया। जहां जहां से क्वेश्चन आए वो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं सैटरडे संडे ऐड कर दूंगा जिससे आपके किसी भी क्वेश्चन, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं रुके किसी भी टॉपिक से। ठीक है, तो आज है हम यूरोप में समाजवाद के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी चैप्टर, जैसे कि कल भी मैंने बताया कि फ्रांस की क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये सभी चीज में मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं हर पेपर के जीके के पोर्शन को लेकर के। ठीक है, ये 9th चैप्टर भले ही चल रही हो, पर लेकिन अपने आप में दम रखती है जीके के क्वेश्चन बनाने के अंदर। ठीक है, और लाना हर एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम जानेंगे यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद, सोशलिज्म इन यूरोप में समाजवाद कैसे आया, कैसे पनपा, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, आज हम जानेंगे लिबरल क्या है, रेडिकल क्या है, कंजर्वेटिव ये शब्द क्या है, या ये लोग कौन थे। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। यूरोप में समाजवाद का आगमन और रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन 1905 की क्रांति। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का असर कैसे हुआ, और फरवरी क्रांति पढ़ेंगे, अक्टूबर क्रांति पढ़ेंगे, गृह युद्ध और रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा आपके आज, और पार्ट 2 में दो भागों में मैंने बांटा है ये क्लास को। ठीक है, जिससे ज्यादा लंबी क्लास भी ना हो, और विद क्वेश्चन के साथ कल मैं करा दूंगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। ठीक है, इसमें जानेंगे हम सबसे पहले स्लाइड में लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। कहने का मतलब था कि यूरोप में जो समाजवाद था उसके अंदर कई वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक है, और उनमें ये लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव अलग अलग माध्यम के से थे। ठीक है, अलग अलग शिक्षित वर्ग से थे। ठीक है, अलग अलग इनकी पढ़ाई थी। ठीक है, और इनको इन तीनों वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक है, इनको जानते हैं हम कौन है, क्या थे ये। सबसे पहले जानते हैं हम लिबरल के बारे में, जो उदारवादी कहते हैं। ऐसे लोग समाज में कई तरह के बदलाव लाना चाहते थे समाज के अंतर्गत। ठीक है, वे हर धर्म को सम्मान करना चाहते थे, वे जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकारों की सत्ता के खिलाफ थे और व्यक्ति के अधिकारों को वकालत करते थे। वे चुने हुए प्रतिनिधियों वाली एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे। कौन? लिबरल या उदारवादी लोग। ठीक है, वैसी सरकार जिसकी समीक्षा एक प्रशिक्षित हो और स्वतंत्र न्यायपालिका कर सके। लेकिन लिबरल लोगों के कुछ विचार लोकतांत्रिक नहीं थे। कुछ विचार देखो, वह सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ थे। ठीक है, चाहते थे कि उन्हें उन्हें केवल उन्हीं पुरुषों को मत मिले जिनके पास संपत्ति हो। इनकी तो सोच आपको पता लग गई होगी, लिबरल या उदारवादी कैसे लोग थे। अब पढ़ते हैं रेडिकल के बारे में। ये लोग लिबरल से थोड़े अलग थे। रेडिकल लोग महिलाओं के लिए मताधिकार का समर्थन करते थे, जो कि वहां पर ये सोच नहीं थी। ये धनी जमींदारी और फैक्ट्री मालिकों के अधिकार के खिलाफ थे। ठीक है, वे निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन कुछ मुट्ठीभर हाथों में संपत्ति के हक के विरोधी थे। ठीक है, कि मतलब कि हमारे हाथ में क्यों नहीं है, थोड़ा बहुत संपत्ति हमें मिल जाए, हम भी अपना लालन पोषण कर सके, लेकिन कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के अंतर्गत ये संपत्ति आ जाना। और जैसे कि अपने लिबरल में पढ़ा है कि वो उन्होंने अपने मत रखे कि मत देने का अधिकार उनको मिले जिनके पास संपत्ति हो। ठीक है, इनके तो इतनी ऐसी सोच थी, लेकिन इनकी थोड़ी बहुत बेहतर सोच है रेडिकल वालों की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी थी। ये ऐसे लोग पुरानी व्यवस्था को जस या तस बनाए रखने की वकालत करते थे। ठीक है, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति बाद उनका रवैया बदल रहा था। वे बदलाव चाहते थे, लेकिन धीमी गति से में, और साथ में पुरानी संस्थाओं को बचा कर रखना चाहते थे। कौन? कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी धारणा। जैसे मैंने आपको बताया है रूढ़िवादी धारणा क्या होती है, जो पुरानी सोच को लेकर के बैठे हुए होते हैं। ठीक है, वो लोग थे ये। ठीक है, अब औद्योगिक समाज क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। औद्योगिकरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब बड़ी संख्या में लोग कारखानों में काम कर रहे थे। हर दिन के हिसाब से काम के घंटे लंबे, मतलब लंबे घंटे थे, और मजदूरी कम मिलती थी। ठीक है, ज्यादा टाइम काम करना, मजदूरी का कम मिलना। बेरोजगारी की समस्या आम बात थी। शहरों के विस्तार के साथ साथ मकान और गंदगी की समस्या बढ़ने लगी। लिबरल और रेडिकल में से ज्यादातर लोगों के पास संपत्ति थी और फैक्ट्रियां थी। वे चाहते थे कि औद्योगिकरण का लाभ मजदूरों को भी मिले। उनका मानना था कि स्वस्थ और शिक्षित नागरिक किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ लिबरल और रेडिकल की इच्छा थी कि यूरोप में 1815 में बनने वाली हर तरह की सरकारें समाप्त हो जाएं। ठीक है, किन की सोच थी? लिबरल और रेडिकल की। नेक्स्ट है
यूरोप में समाजवाद का आगमन कैसे होता है? एडवेंट ऑफ ए सोशलिज्म इन यूरोप। ठीक है, समाजवाद एक क्रांतिकारी आइडिया था, ठीक है, क्रांतिकारी, जिसमें निजी संपत्ति को समाप्त करने के एक वर्गहीन समाज की कल्पना थी। जिस समाज में ऊंच नीच के भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाए उसे वर्गहीन समाज कह सकते हैं। समाजवादी को मतलब किसी प्रकार की सोच न हो कि नीची सोच, नीची जात का या किसी प्रकार के, या ऐसे ये काम करता है या इसके पास संपत्ति नहीं, ये सारी चीजें सोच थी उनकी। ठीक है, उनको एक बराबर करना। समाजवादी को लगता था कि निजी संपत्ति ही समाज के सभी समस्याओं की जड़ है। उनका मानना था कि पूंजीपति केवल अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं और उसे मजदूरों के कल्याण में इससे कोई सरोकार नहीं होता। ठीक है, वो अपने बारे में सोचेंगे भाई, और किसी के बारे में क्या सोचें। कुछ समाजवादियों का कोऑपरेटिव जो सहकारी के सिद्धांत पर भरोसा था, कुछ को लगता था कि आम आदमी से बड़े स्तर पर कोऑपरेटिव बनाना असंभव है, इसलिए सरकार से इसके लिए मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, इनकी सोच तो ये थी। अब कार्ल मार्क्स जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 1818 से लेकर 1883 तक इनका जीवन काल रहा है। इनका मानना था कि मजदूरों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जमीन और फैक्ट्री की कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए। और मार्क्स को लगता था कि पूंजीवादी की समस्या को से छुटकारा पाने की यही एक रास्ता है। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवाद किसके सिद्धांत में अपने आइडिया दिए इन्होंने, किसने? फ्रेडरिक एंगल्स ने। समाजवाद के लिए समर्थन कौन कौन से? 1870 के दशक तक समाजवाद पर आइडिया पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, इस दिशा में चलने वाले हर प्रयास को बेहतर ढंग से करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे सेकंड इंटरनेशनल क्या है, तो आप बता देना। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने संगठन बनाने शुरू किए ताकि उन्हें रहने और काम करने के लिए बेहतर माहौल मिल सके। मुसीबत में अपने सदस्यों की मदद के लिए उन्होंने फंड भी बनाए। वे काम के घंटे कम करने और वोटिंग राइट को तैयार करने में मांग रहे थे। ठीक है, इन संगठनों ने जर्मनी के सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी नाम से जो थी के साथ मिलकर काम किया, और जिसके कारण उसकी पार्टी पार्लियामेंट के चुनाव में सीटें मिली। ठीक है, इस तरह 1905 तक के ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेना, समझ लेना, सुन लेना। ठीक है, कि 1905 तक ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, लेकिन 1914 तक यूरोप में कहीं भी समाजवादियों की सरकार नहीं बनी थी। कहां पर? यूरोप के अंतर्गत। ठीक है, ये आपके सामने चित्र पर रेडी कर रखे मैंने। अब रूसी क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं। 1917 की फरवरी में राजतंत्र को खात्मे को लेकर अक्टूबर तक की घटनाओं को रूसी क्रांति का नाम दिया गया है, जो कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता चलूंगा। ठीक है, रूसी साम्राज्य 1914 में रूस पर जार निकोलस टू, ये इंपॉर्टेंट है, लुइस 16 भर गया हो कभी, ये आपको फंसाएगा बिल्कुल एग्जामिनर। ठीक है, कि लुइस 16 कौन था, जार निकोलस सेकंड कौन था, ये पूछेगा आपसे जरूर, 101% की पॉइंट, ये कर लेना, नोट कर लेना। 1914 में रूस पर जार निकोलस टू का शासन था। आज के फिनलैंड, लेटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ भाग, यूक्रेन या बेलारूस में, ये सभी रूस साम्राज्य के अंग थे। ठीक है, रूसी साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट, और इसमें सेंट्रल एशिया के कई आधुनिक देश और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी शामिल थे। रूस साम्राज्य में ऑर्थोडॉक्स और क्रिश्चियनिटी के मानने वाले बहुमत में थे, और साथ में कैथोलिक, प्रेसिडेंट और मुसलमान, बौद्ध भी रहते थे। ये चीज आपको बता देता हूँ, ये चीजें क्या हैं। एक मिनट, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, हाँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, क्या चीज है क्या नहीं, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य इनका फैला हुआ था। एक मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है, तो एक मिनट कलर भी ले लेता हूं मैं, जिससे आपको 1914 के यूरोप की बात देख लो। मानचित्र में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को दर्शाया गया है। ठीक है, ये फ्रांस है, इंग्लैंड है, और रूसी साम्राज्य देख लो। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो मॉन्टेल अल्मीनिया है, रोमेनिया, बुल्गारिया, यूनान, अंटार्कटिका साम्राज्य, काला महासागर, ये भूमध्य सागर। ठीक है, ये इटली, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, उत्तरी सागर, ये सभी क्या है? ये है केंद्रीय शक्तियां। तो ये थी, ठीक है, जो आपके दे रखी है, जो ये थी केंद्रीय शक्तियां। ठीक है, और जो मित्र शक्तियां थी, मित्र शक्तियां कौन सी थी? मित्र शक्तियां ये थी। ठीक है, और इसके बाद है तटस्थ राज्य जो थे, जो तट के पास थे, जैसे कि ये स्विट्जरलैंड है, ये हॉलैंड है। ठीक है,
और आपके इनको देख लेना, मैं इन पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से देख लेना, ठीक है। कभी मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा छोटा है वर्ड, आपको कहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं और फिर इसको छोटा करते हैं और बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। ये मैं तभी का एक आपके लिए लाया हूँ मैप निकाल करके, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने अर्थव्यवस्था, एक मिनट अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी साम्राज्य की 85% आबादी खेती पर निर्भर थी। कुछ पॉकेट में उद्योग थे जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में, और उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा कारीगर पर ही करते थे, जो कारीगर थे हाथ से, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियां भी थी उस समय, ठीक है। ज्यादातर हिस्सा कारीगरों पर ही किया जाता था। ये कारीगरी है, एक प्रकार से मैंने दिखा रखा है। युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान की वो है, देख लो भीड़, कितने बेरोजगार किसान थे उस समय, ठीक है। अधिकतर कारखाने 1890 के दशक में खुले थे और इस दौरान रूस के रेल का विस्तार हुआ और उद्योगों में विदेशी निवेश बढ़ा, ठीक है। अधिकतर कारखाने निजी लोगों के अधीन थे। बड़े कारखानों पर सरकार नजर रखती थी, ठीक है, ताकि न्यूनतम मजदूरी का और काम के घंटे के नियम का पालन हो, लेकिन नियम आसानी से तोड़े जाते थे। कई बार मजदूरों को एक दिन में 15 घंटे तक काम करना पड़ता था, बताओ। मजदूरों के रहने के लिए कमरों और डोमेरिटी की व्यवस्था होती थी, ठीक है। मजदूर क्या थे उस समय के मजदूर जो थे, मजदूरों के समाज में अलग अलग समूह थे। कुछ की जड़ें उनकी मूल गांव से जड़ी हुई थी, तो कुछ हमेशा के लिए शहर में बसे हुए थे, ठीक है। कुशलता के हिसाब से मजदूरों की अलग अलग श्रेणी में, जिसमें धातु कर्मी को सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता था। मजदूरों की पोशाक और उनके लहजे से भी इन विविधताओं को पता चलता है, ठीक है। इन विविधताओं के बावजूद जब कभी जरूरत होती तो मजदूर अपनी एकता दिखाते और हड़ताल करते थे, ठीक है। ये होना तभी है बेचारे के सेम खाना पीना सेम सब कुछ था, तो ये एक जगह रहना पीना सब कुछ, तो हड़ताल तो करेंगे भी मिलके, ठीक है। एक सही खाना मिल रहा है, एक सही जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। एक क्रांतिपूर्व रूस में एक डोमेटी में बने बंकर में सोते मजदूर है, देख लो कितने सूखे पड़े बेचारे, एक भी ऐसा नहीं दिख रहा धाकड़ दो। 1896 1897 कपड़ा उद्योग में ऐसी कढ़ाई कई हड़ताल हुई। धातु उद्योग में 1902 में ऐसा ही हुआ था। ये हड़तालें बताई गई है, ठीक है, कब कब हड़तालें हुई थी, ठीक है। किसान के बारे में मैंने जो बताना था बताया। गांव में अधिकतर जमीन पर किसान ही खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियां सामंत और राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था, ठीक है। देख लो कब चर्चन कब कब्जा होने लगा। कुछ एक वाद को छोड़ दे तो किसानों के मन में सामंतों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। जार को दी जाने वाली सेवाओं के कारण सामंतों की सत्ता हैसियत मिली हुई थी। रूस के किसान चाहते थे कि सामंतों की जमीन उन्हें मिल जाए। किसान अक्सर लगान देने से मना करते, जमींदारों की हत्या कर देते। रूस के दक्षिण हिस्से में 1902 में ऐसी हत्याएं बड़ी संख्या में हुई और 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी वारदातें हुई। बताओ, किसानों की हत्या हो रही है। रूस के किसान समय समय पर अपनी जमीनें मीर जो होती थी, कम्यून जो होता कि सौंप देते थे। उसके बाद कम्यून जरूरत के हिसाब से जमीन को विभिन्न परिवारों में बांट दे जाता। इस तरह से रूस के किसानों के बीच साथ मिलकर काम करने की एक लंबी परंपरा थी, ठीक है। रूस में समाजवाद कैसे फैला। रूस के कुछ समाजवादी का मानना था कि मीर को जमीन सौंपने की पुरानी परंपरा के कारण रूस के किसान प्राकृतिक रूप से समाजवाद के लिए बने हैं या बने थे। उन्हें लगता था कि मजदूरों का बजाय किसान ही उस क्रांति के आधार बनेंगे, और उन्हें यह भी लगता था कि अन्य देशों की तुलना में रूस ज्यादा तेजी से समाजवादी बन सकता है। देख रहे हो तुम भाई, सिंपल लैंग्वेज है बिल्कुल। इनमें भी कुछ मैं बताऊंगा, कुछ अलग से कहानी ऐड कर दूं क्या, ठीक है। बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से स्लाइड बाय स्लाइड एक स्टोरी रूप में बताता चल रहा हूँ, कहाँ से इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट कर रहा हूँ। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में रूस के गांव में समाजवादी पूरी तरह से सक्रिय थे और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना 1900 में हुई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी की पार्टी की स्थापना कब 1900 में हुई थी। इस पार्टी की मांग थी कि सामंतों की जमीन किसानों में दे दी जाए, ठीक है। इसलिए पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक किसानों के आधार के मामले में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से सहमत नहीं थे, ठीक है, लेकिन मानना था कि किसान समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि उनमें एकता की कमी थी। लेकिन लेनिन को लगता था कि पार्टी में अनुशासन और सदस्यता की कमी क्वालिटी को नियंत्रित करने की जरूरत थी, ठीक है। कोई नहीं, नेक्स्ट आपके सामने 1905 की क्रांति, ठीक है। पार्लियामेंट के प्रति जार की कोई जवाबदेही नहीं थी, यानी वह निरकुश थे,
ठीक है, समझ रहे हो। सोशल डेमोक्रेटिक और सोशल रिवोल्यूशनरी और लिबरल 1905 के आंदोलन में संविधान की मांग कर रहे थे। उस समय उन्हें मुस्लिम बहुत इलाकों में जदीदों से समर्थन मिल रहा था और जो इस्लाम का आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। रूस के मजदूरों के लिए 1905 मुश्किलों में भरा साल रहा। जरूरी सामानों की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% गिरावट आ गई। मजदूरों की संगठनों में सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन 1904 में हुआ। जब इसके 4 सदस्य प्रतिलोक आयरन वर्क से निकाला गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। कुछ ही दिनों में भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से अधिक मजदूर हड़ताल पर चले गए। वे दिन के 8 घंटे की शिफ्ट और वेतन में बढ़ोतरी के कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। भाई मांगने भाई 15-15 घंटा करवाने कोई जरूरत थोड़ी है, एक क्रांति चली इनके लिए। खूनी रविवार की इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। ब्लड संडे, उस रविवार को फादर गैपन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस चल रहा था। जब जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, पुलिस और कोशेक ने उन पर हमला कर दिया। ठीक है, उस हादसे में 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 300 घायल हुए। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना में कोई अन्य घटना की शुरुआत हुई जिन्हें 1905 की क्रांति नाम दे दिया गया। पूरे देश में हड़ताल होने लगी। छात्र संगठनों ने बहिष्कार कर दिया और विश्वविद्यालय बंद करने पड़े। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और मध्यम वर्ग के जो श्रमिक थे मिलकर यूनियन ऑफ यूनियन बना लिया। वे एक संविधान सभा की मांग कर रहे थे। ठीक है, ड्यूमा जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता पार्लियामेंट जो ड्यूमा बोलते हैं का गठन इजाजत दिए। ये ड्यूमा क्या है? ड्यूमा बता सकता है कोई? इन कमेंट मुझे बताओ ड्यूमा क्या है। इस दौरान जितने भी यूनियन और कमेटी बनी थी उनको 1905 के बाद गैर कानून घोषित कर दिया गया। बाद में यह अनगिनत रूप से काम कर रहे थे। ठीक है, जार ने राजनीतिक गतिविधियों पर कई तरह के रोक लगा दिए। उसने पहली ड्यूमा को 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दिया और दोबारा से चुनी हुई ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद जार ने वोटिंग कानूनों को बदलाव किया जिससे तीसरा ड्यूमा कंजर्वेटिव राजनेताओं की भरमार में हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई दोबारा क्लास ली। बीच में से जो लग रहा है कि ले भाई मैं अभी या कर दूं क्लास है। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का असर क्या हुआ। शुरू में युद्ध काफी लोकप्रिय था और लोग जार का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब युद्ध खींचने लगा तो जार ने ड्यूमा की मुख्य पार्टी को सलाह लेने से मना कर दिया। इसलिए जार को मिलने वाला समर्थन घटने लगा। रूसी सेना की पराजय। पूर्वी मोर्चे पर चलने वाले युद्ध और पश्चिम मोर्चे पर चलने वाले युद्ध में अंतर था। पश्चिम में जो पूर्वी फ्रांस पर की सीमा पर है और सेना खाइयों में लड़ रही थी। पूर्वी मोर्चे पर सेना काफी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए पूर्वी मोर्चे पर काफी सैनिक हताहत हुए। 1914 से 1916 के बीच रूसी सेना को जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। 1917 तक 70 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके थे। बताओ, जब रूसी सेना पीछे हटने लगी तो उसने रास्ते में पड़ने वाले मकानों और फसलों को तबाह कर दिया। ठीक है, इस तबाही के कारण रूस में 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए। इससे जार की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। अब सैनिक ऐसा लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है, जिससे इतना नुकसान हो। उद्योगों का असर कैसे पड़ा इस युद्ध के बाद? युद्ध का उद्योग पर बहुत बड़ा असर पड़ा। जर्मनी का बाल्टिक सागर पर नियंत्रण होने के कारण रूस का होने वाली आपूर्ति रुक गई और इसके कारण रूस के उद्योगों के लिए कल पुर्जे तेजी से खराब होने लगे और 1916 की रेलवे लाइन खराब होने लगी और अच्छी सेहत वाले पुरुषों को युद्ध भेजे दे जाने के कारण मजदूर की किल्लत होने लगी। इससे छोटे वर्कशॉप बंद होने लगे और जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी। सेना का पेट भरने के लिए भारी मात्रा में अनाज भेजा गया। ब्रेड की दुकान पर दंगे होना आम बात हो गई और 1917 की सर्दियों में पैतरागाद में स्थिति काफी गंभीर थी और मजदूरों के घरों में भोजन की किल्लत थी। उस साल सर्दी भी बहुत पड़ी थी। ठीक है, फरवरी की क्रांति सुन लो, थोड़ा सा फरवरी की क्रांति बढ़ता देता हूं मैं। 22 फरवरी को नेवा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। अगले दिन 50 फैक्ट्रियों को मजदूर हड़ताल पर चले गए। ठीक है, फरवरी की क्रांति सुन लो। कई कारखानों में हड़ताल की अगुवाई महिलाएं कर रही थी। प्रदर्शनकारी फैक्ट्री क्वार्टर से निकलकर राजधानी के केंद्र में स्थित नेवेस्की प्रोस्पेक्ट पहुंच गया और इस दौरान आंदोलन की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रही थी। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी वापस चले गए, लेकिन 24 से 25 तारीख को वापस आई। उन पर नजर रखने के लिए पुलिस घुड़सवार सैनिक तैनात कर दी गई। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा का सस्पेंड कर दिया और 26 फरवरी को प्रदर्शनकारी और बड़ी संख्या में नेवी नदी के
बाएं किनारे इकट्ठा हो गए और 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर तोड़फोड़ की गई। सरकार ने नियंत्रण करने के लिए घुड़सवार दस्ते को बुलाया गया, लेकिन घुड़सवार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का इनकार कर दिया। एक रेजिमेंट के ऑफिसर को गोली मार दी गई और 3 अन्य रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े हुए और 27 फरवरी को सिपाही और मजदूर सोवियत काउंसिल जो बनाने के लिए उस भवन में एकत्रित हुए और जहां ड्यूमा की बैठक होती थी, यहाँ में पैतृगाद सोवियत का जन्म हुआ और 28 फरवरी 4 से मिलने एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और सेना की सलाह पर जार ने 2 मार्च को सत्ता छोड़ दी। सोवियती नेताओं का ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाई और इस तरह से 1917 के फरवरी क्रांति ने रूस राजतंत्र को खत्म कर दिया था। ठीक है, आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखा रहा है फरवरी के बाद क्या हुआ था उस चीजें कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ अपने भाइयों से। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, प्रॉपर तरीके से सब कुछ मजबूती तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, आज पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 2 करवाऊंगा कल मैं, रूसी क्रांति का, यूरोप जो समाजवाद है उसमें। ठीक है, विद क्वेश्चन के साथ मैं कल आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ मैं। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, और लिंक में मैंने जो टेस्ट दिए हैं वो लिंक में पता लग जाएगी आपको कि कौन सा टेस्ट कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है।